बच्चों, आप सभी इस संचयन बुक की फ्रंट कवर को देख रहे हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है जिसके बीच में एक नाव है और उस नाव में दो लोग सवार हैं। नदी के दोनों तरफ लोग जलते हुए दिए को लेकर के खड़े हुए हैं। तो इससे एक बात तो पक्की है कि रात का समय है, क्योंकि दियों की रोशनी नदी के पानी में पड़ रही है, जो कि रात के समय ही संभव है। और यह भी लग रहा है कि नाव में एक तो नाविक बैठा है जो नाव को एक पार से दूसरे पार ले जाने वाला है, और दूसरे गांधी जी हैं जो उस नाव में बैठे हैं। इसका मतलब है यह घटना स्वतंत्रता के पहले की है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस कारण उस जगह या गांव के लोगों ने नदी के दोनों तरफ दिए जलाए हैं। क्या कारण है कि गांधी जी रात के समय नाव के द्वारा नदी पार कर रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए स्वाधीनता के समय यह जो घटना घटी उसके बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं और दिए जल उठे पाठ को पढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले इस पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय जी का जीवन परिचय जानते हैं। दिए जल उठे पाठ महात्मा गांधी की एक रचना धुंधले पदचिन्ह पर आधारित है। इसमें 19 मार्च 1930 को घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए द्रास, जो कि गुजरात का एक गांव है, में वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी तथा गांधी जी की दांडी यात्रा का वर्णन है। घनी अंधेरी रात में गांधी जी को नाव से महासागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया है, इसका अद्भुत वर्णन पाठक को अचंभित कर देता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। यहाँ पर बूढ़े से आशय पुराने से है। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। यहाँ पर बच्चों कूच से आशय है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या रवानगी। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल किसी भी तरह का कोई भाषण नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, वहां के लोगों ने उन्हें 2 शब्द कहने के लिए आग्रह किया था और इसी बीच में मजिस्ट्रेट से निषेधाज्ञा लागू हो गई थी। निषेधाज्ञा का आगे आशय है मनाही का आदेश होना, लेकिन उसी समय निषेधाज्ञा लागू हो चुकी थी और इस कारण से वहां के कलेक्टर शिलिडी के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और शिलिडी ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब पिछला आंदोलन चल रहा था तब उधर अहमदाबाद में पटेल जी ने शिलिडी को वहां से भगा दिया था। वल्लभ भाई पटेल को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। कबूल का आशय है स्वीकार करना। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि पुलिस पहरे में वल्लभ भाई पटेल को अदालत में ले जाया गया था, लेकिन वहाँ के जो जज थे उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें किस बात की और कितनी सजा दी जाए। अब 8 लाइन के फैसले के लिए, 8 लाइन के निर्णय के लिए उन्हें 1.5 घंटा लग गया था, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए जुर्माने के साथ में 3 महीने की जेल भी हो गई थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। और जब ये बात गांधी जी को पता चली, जो कि साबरमती आश्रम में थे, तो वे बड़े नाराज हुए। उनका मन अशांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि दांडी यात्रा की तारीख बदल सकती है। अब जो उनका अभियान होगा वह 12 मार्च से पहले भी हो सकता है। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल
को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का ही रौब था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पर बताया गया है कि जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो सभी लोगों को, मतलब सभी आश्रम वासियों को लग रहा था कि वहां पर मोटर कार नहीं रुकेगी, लेकिन वह पटेल का ही रौब था जिसके कारण यह गाड़ी रुकी। और उनकी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी गांधी जी से। उन्होंने छोटी सी मुलाकात में बातें की और उन्होंने गांधी जी से और आश्रम वासियों से कहा कि अब मैं चलता हूँ और अब आपकी बारी है। अब हो सकता है कि इस दांडी यात्रा में वे सम्मिलित ना हो सके और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। यहाँ पर प्रतिक्रिया से आशय है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। फिर है भर्त्सना, जिसका अर्थ है निंदा होना। पारित का अर्थ है पास करना और नजीर का अर्थ है उदाहरण देना। लेखक बताते हैं कि जैसे ही पटेल जी की गिरफ्तारी हुई तो सारे देश भर में प्रतिक्रिया आने लग गई। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि जब कोई कार्य किया जाता है तो उसके जो परिणाम स्वरूप हमें उसका रिजल्ट मिलता है वही प्रतिक्रिया है। पूरे देश भर में उनके लिए प्रतिक्रिया आने लग गई थी। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव केंद्रीय असेंबली में पेश किया था, लेकिन क्या हुआ, उसकी जेल भेजने में सरकारी कदम जो उठाए गए थे उसकी खूब निंदा हुई थी और फिर यह जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जो प्रस्ताव दिया गया था, वह भी पास नहीं हो सका। और कई नेताओं ने भी अपनी राय सदन में रखी थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा हुआ था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। अर्थात जो हमारे जो कुछ सिद्धांत हैं उनमें एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत, अर्थात जो हम कहना चाहते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने यह भी कहा कि यह जो भारत सरकार उदाहरण दे रही है इसके भी गंभीर परिणाम होंगे, मतलब आगे जाकर के ये अच्छा नहीं होगा। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। यहाँ पर बताया गया है कि वह कानून तब भी लागू था जब गांधी जी राज पहुंचे थे, अर्थात जिसके तहत वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने पूरी तैयारी कर ली थी और अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। यहाँ पर यह मतलब है कि यदि गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है जब वो अपनी यात्रा की ओर निकलेंगे और उस समय यदि गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब्बास तैयब जी उस यात्रा की अगुवाई करेंगे, मतलब कि उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी लोग आश्वस्त थे कि गांधी जी को जलालपुर तक नहीं पकड़ा जाएगा, मतलब कि गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई भी उन्होंने तैयारी में कमी नहीं छोड़ी थी। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा है और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो दरबार हुआ करते थे वे लोग कितने त्याग और हिम्मत वाले थे कि उन लोग रियासतदार होते थे। रियासतदार मतलब अपने इलाके के मालिक होना, लेकिन उन्होंने इन सारे ऐशो आराम को छोड़ करके वे यहाँ पर आकर के बस गए। यहाँ पर मतलब कि ग्रास में आकर के बस गए थे। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। जब गांधी जी रास पहुंचे तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। भव्य मतलब शानदार स्वागत हुआ था
और स्वागत किसने किया था? वे दरबार गोपाल दास थे और रविशंकर दास थे। गांधी जी ने दरबार गोपाल दास और रविशंकर दास जो थे उनके बारे में तो कहा ही कहा और साथ में और दरबारों के बारे में भी खास तौर से उल्लेख किया था। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि इनसे हमें त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए, क्योंकि ये रियासतदार होते थे। रियासतदार का मतलब है इलाके का मालिक होना। तो इन्होंने इलाके के मालिक होते हुए अपने ऐशो आराम की जिंदगी, अपनी साहबी जिंदगी को छोड़ करके ये लोग रास में आकर के बस गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। उस समय अखिल भारतीय कमेटी की साबरमती तट पर बैठक होने वाली थी और इसी समय जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी से मिलना चाहते थे। तब क्या किया? तब जवाहरलाल नेहरू जी ने एक संदेश भिजवाया, लेकिन गांधी जी उस समय बोलते हैं कि रास में उन्हें तो जनसभा करना था, तो वो कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनसे मिल पाएंगे। तब उन्होंने भी एक पत्र लिखा कि अभी तो मेरा पहुंचना कठिन है और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मतलब कि यदि जवाहरलाल नेहरू मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मेरे पास तक आना पड़ेगा और जहाँ कहीं पर भी मैं रहूंगा, मेरा संदेशवाहक आप तक पहुंच जाएगा, वह आपको मेरे पास तक ले आएगा। लेकिन अभी मेरा आपके पास आना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रयाण की कठिनतम घड़ी में, मतलब जो उन्होंने यात्रा शुरू की है, उस यात्रा के समय में वे कहीं पर भी रुक नहीं सकते हैं, कहीं पर भी कोई विराम नहीं दे सकते। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने के पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण जो प्रतिक्रिया हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जो पुश्तैनी मुखिया हुआ करते थे, पुश्तैनी मतलब जो पीढ़ियों से चले आ रहे मुखिया हुआ करते थे, और पटेल जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करने से पहले ही सोच लिया था कि वे ब्रिटिश आधिपत्य, अर्थात जिसमें उनका प्रभुत्व है, अंग्रेजों का जिसमें प्रभुत्व है, उसी इलाके से गुजरेंगे और राजघराने से नहीं गुजरेंगे। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ा? बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी जो यात्रा थी वह 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। इस कारण से उन्हें बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। और जब रास में सत्याग्रही आए तो वे बड़े ही ढोल ढमाके के साथ आए और गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया और सत्याग्रही अपने अपने तंबुओं में रुके। इसकी आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपनी निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है, उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? जब गांधी जी की जनसभा चल रही थी, तब वहां पे 20,000 लोग आए थे, लेकिन रास की जो आबादी थी वह मात्र 3,000 थी। गांधी जी ने इस जनसभा में पटेल की गिरफ्तारी के बारे में कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सजा मिली है, वह आपके
सेवा का पुरस्कार है, मतलब आपके लिए ही वो सेवा कर रहे थे और इस कारण से ही उन्हें गिरफ्तार होना पड़ गया था। गांधी जी ने सरकारी नौकरी करने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, निजी स्वार्थ को भूल करके इस्तीफा दे दें। जो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, जो उनका साथ दे करके गरीबों का खून चूस रहे हैं, जो अंग्रेजों ने लूटपाट मचा रखी है, इसको भी वह नहीं देख पा रहे हैं क्या? गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 महीने की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? यहाँ पर गांधी जी राजद्रोह की बात पर जोर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि उनकी गिरफ्तारी होगी तो यह उनके लिए ही अच्छी बात होगी। और वे बता रहे हैं कि यदि अपने देश के लिए यदि वह राजद्रोह का धर्म मानते हैं तो इसके लिए क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में कुछ देर होने के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। ठंडी बयार से आशय है ठंडी हवा, स्थगित का आशय है रोक देना। अब सभी सत्याग्रही जो कि रात से निकले थे 6 बजे, वे कनकापुरा 8 बजे तक पहुंच गए थे। सभी लोग थके हुए भी थे और यह भी उन्हें लग रहा था कि मही नदी पार कैसे करेंगे। वे समुद्र की ओर नदी किनारे जैसे ही पहुंचे तो वहां से ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र की आने लग गईं और कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी माता ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और उन्होंने कहा कि महात्मा जी, स्वराज लेकर आना, मतलब कि स्वतंत्रता लेकर के आना। तब गांधी जी ने भी उन्हें ढांढस बंधाया। गांधी जी ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि हाँ, मैं स्वतंत्रता लिए बिना नहीं लौटूंगा। और कनकापुरा में पहुंचने के लिए समय था तो उन्होंने अपनी 1 घंटे की यात्रा को रोक दिया। उनकी जनसभा का समय जो था वह 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा में थोड़ा लेट पहुंचे। इस कारण से उन्होंने 1 घंटे का अपना जो काम था, उनकी जो सभा थी, उसे 1 घंटे के लिए रोक दिया। गांधी जी की जनसभा जो थी वह 8 बजे थी, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में उन्हें देर हो गई थी, जिस कारण से उन्होंने 1 घंटे के लिए इस कार्यक्रम को रोक दिया था। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हो जाते हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। फिर जब गांधी जी की जनसभा शुरू हुई तो उन्होंने अंग्रेजों के शोषण करने वाले शासन का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर, सब दुखी हैं। राजा हो या महाराजा, जैसे सरकार बोलती है वैसे वे करते हैं, जैसा वे नाच नचाती है वैसा ये नाचते हैं। यह पूरा राक्षसी राज है। हमें इन राक्षसों का नाश करना ही होगा। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। सरकारी समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे।
अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ब्रिटिश हुक्मरानों का अर्थ है शासक। तो जो ब्रिटिश शासक थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी मही नदी के किनारे ही नमक बनाकर कानून तोड़ दें, क्योंकि वहां पर क्या होता था, नदी में समुद्र का जो पानी रहता था वह नदी के तट पर काफी सारा नमक छोड़ जाता था, जिसके लिए उन्होंने चौकीदार भी रखे हुए थे कि वो नमक की चौकीदारी करते थे। और सबको यही लग रहा था, जितने भी ब्रिटिश शासक थे उनको यही लग रहा था कि यहीं पर वो नमक बना लेंगे। लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वे गांधी जी को जितना समझते थे, तो वे इस बात से सहमत ही नहीं थे। वे यह मान ही नहीं रहे थे कि गांधी जी चुपके से कोई काम कर सकते हैं। तब भी ऐसा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, नमक भंडार, जो भी नमक के वहाँ पे उन्होंने भंडार बना के रखे थे, वे या तो वहां से हटवा दिए और या फिर उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि उनके मन में कहीं पर भी यह बात ना रहे कि वे नमक यहाँ पे बना सकते हैं या उससे वे नमक कानून तोड़ सकते हैं। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। मही के तट पर उस गुप्त अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थीं, दांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास सरकार का नास, देखो विठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ, तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांधी जी को नदी पार करनी थी, जिसकी जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। इधर पे रघुनाथ काका को निषाद राज कहा गया है। निषाद राज मतलब निषादों की राजा। उनकी बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। अच्छा, अब उसके बाद पानी जब समुद्र में चढ़ना शुरू हो गया, तब उस समय इतना घना अंधेरा हो गया था कि वहां पर जो छोटे छोटे दिए जल रहे थे, वे उस जगह में प्रकाश नहीं फैला पा रहे थे। तब बहुत सारे लोग, मतलब कई हजार लोग नदी के तट पर पहुंच चुके थे और उन सब ने हाथों में दिए लिए हुए थे। ये यही नजारा नजारा मतलब दृश्य नदी के दोनों तरफ था। पूरा गांव इस नदी के पास में इकट्ठा हो चुका था और वे सब गांधी जी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ाया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं, बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। प्रतिध्वनि का अर्थ है बच्चों, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द या एक तरह की गूंज। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। गांधी के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था।
शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। लेखक कहते हैं कि रात 12 बजे की बात थी जब नदी का किनारा पूरा भर चुका था, पानी चढ़ाया था और गांधी जी भी झोपड़ी से बाहर निकल करके उन्होंने नाव द्वारा नदी पार की। उस समय महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय से नदी के दोनों किनारे गुंजायमान हो चुके थे। फिर उन्होंने जैसे ही नदी पार की, फिर वहां से वे सीधे अपनी झोपड़ी में विश्राम करने के लिए चले गए। लेकिन नदी के दोनों किनारों पर लोग दिए लेकर के खड़े ही रहे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अभी और भी सत्याग्रहियों का आना बाकी है। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ है मनाने का आदेश। कबूल। कबूल का अर्थ है स्वीकार। शुभ। शुभ का अर्थ है अशांत या नाराज। प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का अर्थ है किसी कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य। पारित। पारित का अर्थ है पास करना। वर्चस्व, जिसका अर्थ है निंदा। रियासतदार, जिसका अर्थ है इलाके का मालिक। प्रयाण। प्रयाण का अर्थ है यात्रा। आधिपत्य। आधिपत्य का अर्थ है प्रभुत्व। तुच्छ। तुच्छ का अर्थ है निकृष्ट या छोटा। ओछा। बयार। बयार का अर्थ है हवा। संहार। संहार का अर्थ है नाश करना। तो बच्चों, यहाँ पर आपका दिए जल उठे पाठ पूरा होता है। आशा है आपको समझ में आया। धन्यवाद।